नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की वापसी आप सजग रहें और जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं उन उपायों को अपनाएं। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक परामर्शदाता कोविड पर अपना पूर्ण ज्ञान ना रखते हुए अगर कुछ कहते हैं तो वो एक सामाजिक अवेयरनेस के रूप में लीजिए, उपचार के रूप में नहीं। क्योंकि कोरोना की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं, हम कोरोना का कभी नहीं जानते हैं, तो उस विषय पर किसी तरह का विचार रखें, ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन मामला अगर समाज को प्रभावित करता है तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक शिक्षित होने के नाते समाज में हो रहे घटनाओं पर बात रखना, राय रखना और अपना स्वतंत्र विचार रखना अपना दायित्व समझते हैं। इसीलिए इसको सामाजिक पहलू के हिसाब से हम रखना चाहते हैं। ये ना तो कोई उपचार है, ना ही किसी की आलोचना है, ना ही किसी पर संदेह व्यक्त करना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मेरे बात को सुन करके, मान करके आप ये ना जाने कि जो मैं कह रहा हूं वही सर्वोच्च सत्य है और कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारा मनसा किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी विद्या पर संदेह करना नहीं है और किसी के ज्ञान को कमतर करके आंकना नहीं है। अब आते हैं आज का महत्वपूर्ण मुद्दा पर। मित्रों, सुना है कि कोरोना ने पुनः पांव पसारना शुरू कर दिया है। चीन के उस शहर में जहां से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। हालांकि ये संदेह में है, अभी संदिग्ध है, इसका कोई ठीक पता नहीं है कि असल में आया कहां से है। लेकिन आमतौर पर जो बुरहान से आने की सूचना दुनिया में प्रचारित की गई है या करवाई गई है, वहां वापस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ रही है। इस सिचुएशन के गंभीरता को आप इसी बात से अंदाज लगाइए कि भारत के प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक आपातकालीन मीटिंग वर्चुअल किया है और अपने पूरे देश के समस्त मुख्यमंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया था और सभी से राय लिया और सभी को सुझाव दिया। मामला अगर गंभीर नहीं होता तो मुख्यमंत्रियों की आपात बैठक प्रधानमंत्री जी आहूत नहीं करते। प्रधानमंत्री का आपात बैठक आहूत करना और उसमें पक्ष विपक्ष से लेकर के निष्पक्ष मुख्यमंत्रियों का शामिल होना इस बात का प्रमाण करता है कि कोविड में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। इसलिए जो डॉक्टरों ने सलाह दिया होगा, वैज्ञानिकों ने सलाह दिया होगा या ये जो जानकार लोगों ने सलाह दिया होगा, मैं समझ रहा हूं कि सब सलाहों का सारांश निकालने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर एक आपातकालीन मीटिंग बैठाने का विचार किए होंगे और सभी मुख्यमंत्रियों को तकलीफ दिया होगा या उनको उनकी ड्यूटी याद कराई होगी। उस गंभीरता को इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि आमतौर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखने वाले राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं किया। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वर्चुअली जो पत्रकारों ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, उसमें सभी ने एक सुर में, एक मत में कहा कि कोरोना से लड़ाई की तैयारी हमारी पूरी है। ना तो किसी ने केंद्र सरकार से मिलने वाले मदद पर उंगली उठाई, ना ही अपनी संसाधनों की कोई कमी का रोना रोया। जो पहले इस बात को देखा गया था कि जो विपक्ष की सरकारें हैं उनके पास कोरोना से लड़ने की भरपूर संसाधन केंद्र द्वारा मुहैया कराने के बावजूद भी वो जब प्रेस में आते थे या अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ कहते थे तो सबसे पहले यही शब्द कहते थे कि केंद्र से समर्थन नहीं मिल रहा है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। जबकि सच्चाई ये थी कि कोविड से लड़ने के जितने उपकरण और जो टीका बना है वो सब के सब केंद्र सरकार ने ही मुहैया कराया है राज्य सरकार को, क्योंकि कोई भी टीका बनाने वाली कंपनी ने किसी राज्य सरकार से सौदा किया ही नहीं। मतलब केंद्र सरकार ही एक अधिकृत संस्था थी जो कोविड का टीका खरीदने का राइट रखती थी। मतलब जो समस्त भारत वर्ष में जो आज हम 187 187 88 करोड़
टीका जो लगा हुआ है। अब आप ये मत समझिएगा कि 135 करोड़ की आबादी में 187 करोड़ टीका कैसा लग गया। असल में क्या है कि जिन लोगों को डबल डोज लगा है, किनको ट्रिपल डोज लगा है, किनको बूस्टर डोज लगा है, वो सब टीका ही तो लगा है। अगर मान लो सबको डबल डोज लग जाएगा तो 2,70,00,000 टीका हो जाते। लेकिन इससे लग रहा है कि कुछ लोगों को डबल डोज लगा है, कुछ लोगों को ट्रिपल लगा है, तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं लगा है। वो इसलिए ये जो संख्या है वो 1,87,88,00,000 के करीब पहुंचा हुआ है। खैर, मैं आज इस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। मेरा एक आशंका है मित्रों, आशंका इसलिए कि हम सामाजिक लोग हैं और देश भर के लोगों से मिलना जुलना बात करना है। अगर फिजिकली ना मिल सके तो वर्चुअली कार्यक्रम को अटेंड करना, वर्चुअली वाद विवाद करना, चर्चा करना, ये स्वभाव है। अगर आप डाटा खंगालेंगे तो देखेंगे कि कई बार मैं वर्चुअल मीटिंगें अटेंड किया हूं, अलग अलग सेमिनार। मैं तो देश के विदेश के भी सेमिनार अटेंड करता रहता हूं, क्योंकि आजकल वर्चुअल से पैसा लगने वाला है नहीं और मोदी के मेहरबानी से 1 GB डाटा न्यूनतम हर आदमी के मोबाइल में है। आप अगर कोई 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो टॉक टाइम बाद में आता है, डाटा पहले आ जाता है। आपको पहले SMS आता है कि इतना MB डाटा हैज बीन क्रिएटेड पर डे, और उसके बाद आता है कि आपका 1 महीने का टॉक टाइम आ गया। तो डाटा तो अब हर आदमी के पास है और हम उसका सदुपयोग करते हैं। आपसे वर्चुअली बात करके, दुनिया में होने वाले वर्चुअल मीटिंगों को अटेंड करके, देश विदेश की घटनाओं को अपने मोबाइल पर देख करके अपडेट रखते हैं अपने आप को। तो हम जो बात करते हैं उसमें 2-3 निचोड़ निकली है। मैं समझ रहा हूं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मित्रों, जो कोरोना के विद्वान लोग हैं, कोरोना के जानकार लोग हैं, चिकित्सीय व्यवसाय में लगे हैं और चिकित्सा जिनका सगल है, और भारत नहीं दुनिया में जिनकी चिकित्सीय ज्ञान पर इतराने का मन करता है, उन लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जिन वैज्ञानिकों ने इतनी अथक प्रयास और भारी भरकम मेहनत के बाद जो टीका का इजाद किया था, उनके बिहाफ पर कह रहा हूं। और इस व्यवसाय में लगे हुए विशेषज्ञों के राय में जो 2-3 चीजें निकल के आई है कोरोना बचाव की, जब तक टीका नहीं निकला था तब तक जो कुछ उपाय बताए गए थे, उनमें सबसे पहला था कीप डिस्टेंस, आप उचित दूरी बनाकर रखें। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था कि दूरी इतनी कर देंगे, अब बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं किसी से संपर्क संसर्ग हो ही नहीं पाएगा। दूसरा कहा गया था कि रेगुलर इंटरवल पर हाथ धोएं, डिटर्जेंट से धोएं या कोई सैनिटाइजर से धोएं या कोई अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पूरे दुनिया के लोगों ने हर 2 मिनट 4 मिनट में हाथ धोया। जिन लोगों के हाथ में कुछ बढ़िया रेखाएं थी वो भी धुल गई उस कोरोना के डर के मारे। सबका सब हाथ सपाचट हो गया। जिनके हाथ में कोई धन लक्ष्मी विद्या ज्ञान राजनीति जैसे कोई चीज लिखा था वो सबका सब धुल गया। देखिए हमारा हाथ पूरा धुल गया, कुछ रहा ही नहीं है। खैर, उसके बाद चेहरे पर मास्क लगाने जैसी वैधता बताई गई थी कि आप चेहरे पर मास्क लगाइए, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद टीका आया, पहला डोज, फिर दूसरा डोज, फिर बूस्टर डोज, फिर तीसरा बूस्टर डोज, उसके बाद डोज पर डोज, बहुत सारे डोज। इन सब बातों को देखने के बाद जो 2-3 चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला टीका भी नहीं लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो रोज हर 2 हफ्ते बाद एक टीका लगवा लेते हैं कि उनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग आज भी संशय कर रहे हैं कि टीका लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जहां तक मास्क की बात है, मैं नहीं समझता कि मेडिकल फील्ड में रहने वालों के अलावा जो प्रॉपर मास्क पहनने का बताया गया है वैसा कोई पहनता है, ऐसा हमने सुना ही नहीं, ऐसा हमने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा ये बात बताता हूं, ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि आप एक बात जानेंगे कि जो मास्क पहनने का तरीका है, असल में मेरा मास्क मेरी गाड़ी में है, नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ इस तरीके से। मास्क का मतलब है कि आपका ये ढका रहना चाहिए और यहाँ वो जो लोहे का होता है वो यहाँ बंद रहना चाहिए।
और ये पूरी ढका हुई है मास्क पहनने का तरीका, ये, और ये ढका हुआ टाइट कर देते ना लोहे का। लेकिन आप जो आमतौर पर मास्क देखे होंगे वो मास्क यहां रखते हैं, ये मास्क है हर आदमी का मास्क। कोई और बढ़िया है तो वो यहां पर मास्क किया हुआ है। मतलब असल में जो नाक से इन्फेक्शन जाने का कहा गया है तो नाक तो 90% लोगों का ढका हुआ नहीं रहता, हम लोग भी समाज में ही रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात कहा गया है कि वायरस N95 के उच्च क्वालिटी के जो मास्क होते हैं वो बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं और उसको कुछ हद तक कामगार करते हैं। ये जो सर्जिकल मास्क है वो कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट नहीं करता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो ठेला पर 5-5 रुपये और 10-10 रुपये में मास्क मिल रहा है थोक के भाव में, मतलब पहले आदमी जाता था तो रास्ते में मूंगफली बिकती थी, हर ठेले पर, एक ठेले पर मूंगफली, केला, सेब, अंगूर बिक रहा है तो आपको जो लेना है वो इस ठेले से अंगूर है तो उधर अमरूद रखा है, तो उधर केला रखा है, तो उधर सेब रखा है, उधर मूंगफली रखा, उधर गुड़पट्टी रखा हुआ है, सड़क के किनारे ठेला पर लगा हुआ है, आप उसमें से जो मर्जी ले लीजिए। आज उन सभी ठेलों पर मास्क रखा है। आप अंगूर के दुकान पर चले जाइए, मास्क एक पॉलीथीन में रखा हुआ है। आप पान के दुकान पर चले जाइए, मास्क रखा हुआ है। आप बस में बैठिए तो कंडक्टर मास्क रखा हुआ है, मास्क यहाँ 10 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए। पहले हमारे गली में सब्जी वाला ठेले पर लेकर के सब्जी बेचा करता था, मैं देखा कि वो मास्क बेच रहा है रंग बिरंगी अलग अलग किस्म के, क्योंकि अब महिलाओं को साड़ी से मैचिंग मास्क का सुविधा हो गया है। पुरुष लोग भी अब अगर बृहस्पतिवार को पीला कमीज पहने हैं तो पीला मास्क पहन रहे हैं, शनिवार को काला मास्क पहन रहे हैं। मतलब ये मास्क ना हुआ एक फैशन का प्रतीक बन गया, प्रतिबिंब बन गया। लेकिन क्या वो सिंपल कॉटन का कपड़ा, जिस तरह का ये मेरा गमछा है, इस कपड़े का बना मास्क, ये जो सिंपल मैं नाक ढक रहा हूं, क्या इससे वायरस प्रोटेक्शन हो रही है? निस्संदेह नहीं हो रहा है। तो फिर ये जो मास्क पर चालान करने की बात की जा रही है, तो पुलिस वाले का मनसा तो आपको चालान करना नहीं है, आपको प्रताड़ित और परेशान करना नहीं है, आपसे 500 रुपया या कहीं कहीं 2000 रुपया है वो झीटना या खींचना नहीं है। उनका उद्देश्य तो ये है कि भाई आप प्रोटेक्ट रहें और आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन अगर आप घटिया किस्म का मास्क पहने हैं तो आप कहां तक सुरक्षित हैं, ये एक सोचने वाली बात है। अब मेरा संदेह शुरू होता है, जैसा कि मैंने कहा कि नाक से और श्वास से वायरस ज्यादा फैलता है, शरीर में ज्यादा जाता है और नाक से जाकर के फेफड़े को जाम कर देता है, गला और फेफड़ा होते हुए फिर आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जो आमतौर पर बताया। क्योंकि ये इनमें इंजेक्शन के माध्यम से वायरस नहीं जाता और किसी माध्यम से नहीं जाता, और एक ही माध्यम है नाक। और 90 नहीं 99% लोगों की नाक ढकी नहीं होती है, और जिनकी ढकी हुई होती है उनकी उत्तम क्वालिटी के मास्क से नहीं ढकी हुई होती, लेकिन उनको कोरोना छुआ नहीं है। तो क्या मास्क एक दिखावा है, मास्क एक बहाना है, या कोरोना उन लोगों के अपने अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम के मजबूत होने से कोरोना जाता है लेकिन वो दम तोड़ जाता है क्योंकि उनके शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है? तो क्या समस्त भारतवर्ष के लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है? हम जैसे लोग जो मास्क को पहनते तो हैं, कोशिश तो करते हैं पूरा नाक वाक में दबा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अपना मैं देख रहा हूं कि मैंने मास्क पहना जरूर, मैं सर्जिकल मास्क पहनता हूं, यूज एंड थ्रो वाला एक मास्क आज पहना, दिन भर में घूम के आने के बाद उस मास्क को फेंक दिया, और दूसरा मास्क रखता हूं। मैंने मास्क की पूरी गड्डी रखी हुई है अपनी गाड़ी में, यूज एंड थ्रो रोज रोज होता रहता है। 5-7 रुपए का वो एक पड़ा था पूरी बंडल खरीदने के बाद। लेकिन क्या वो मास्क मेरे को पूर्ण प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो फिर ये मास्क की वैधता का प्रचार क्यों हो रहा है? और फिर सवाल उठता है कि क्या ये बीमारी के नाम पर बीमारी बेचने की मेडिकल माफिया की साजिश है, या वाकई कोरोना इतना मजबूत है कि रोज एक दवा निकाली जाती है और वायरस एक नया तरह का पुनः डेवलप हो जाता है? तो ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। मित्रों, जो लोग मेरे को देखते हैं
करीब 2-2.5 साल पहले मैंने अपने फेसबुक लाइव पर बोला भी था और अपने पेज पर लिखा भी था, मेरा वीडियो पेज पर पड़ा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो ऐसे वीडियो डिलीट कर दी जाती है जो पश्चिमी देशों के विरुद्ध बोला हो। मुझे पता नहीं कि फेसबुक पर है कि नहीं है। मैंने कहा था एक दुनिया की सबसे 2 बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण हुआ था मेडिकल फील्ड के। उसके बाद उस मेडिकल के जिसने मेडिकल के बड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया था, ऑक्युपाई किया था, उसने कहा था कि हम इसका 60 से 70% R&D पर खर्च करेंगे। मेरे पिताजी जो कि स्वयं एक डॉक्टर थे, मैंने उनको कहा कि बाबूजी लगता है कि 1.5 साल में कोई एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। बोला क्यों? बोला यार उसने 70-80% R&D पर खर्चा करने का बात कहा है। दुनिया की सबसे महंगी सौदेबाजी हुई थी और उस महंगे सौदे का सबसे ज्यादा रकम अगर सिर्फ इस बात पर खर्चा किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि जरूर कोई ना कोई बात होगी। और मेरा आशंका बिल्कुल सत्य साबित हुआ। कोरोना आया हुआ है और दुनिया भर में मेडिकल फील्ड में रहने वाले लोगों का काम चांदी हो गया है, या ये कहे कि उनका बिजनेस बढ़ गया। कोरोना काल में हर आदमी भूखमरी के कगार पर आ गया था, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसकी सरकारी नौकरी नहीं है तो वो मजबूर, परेशान और लाचार हो गया था और मुफ्त में मिलने वाली सरकारी रहमो करम पर आश्रित हो गया था। मैं 2-3 ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूं जो इंतजार कर रहे थे कि कोई सामाजिक संगठन मेरे घर 2 रोटी फेंक जाता। मैं फेंक जाने वाला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़े सज्जन ने मेरे को यही कहा था कि राकेश मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं लाइन लग के खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कोठी में रहता हूं और बाहर जाने की शक्ति नहीं है, बुढ़ौती है, बाल बच्चा सब बाहर है, ना वो आ सकते हैं ना जा सकते हैं, कैसे खाएं, मार्केट भी तो बंद है। मतलब उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लोग रुपये तो खा नहीं सकते, समाज में वो लोग संपर्क ही नहीं बनाते। तो कह रहे कि जब 2-3 दिन तक भोजन हो गया तो मैंने पुलिस को फोन किया और पुलिस वाला आकर के दे गया। कोठी देखा तो झिझका, तो मैंने उसको ये बात बोला, बेटा तुम पैसा 4 गुना ज्यादा ले लोगे लेकिन क्या कल भी भोजन दे जाओगे? और पुलिस वाला रोने लगा, बोला सर आपको आप पैसा मत दीजिए, मैं भोजन दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, पैसे की तो इधर कमी नहीं है, ईश्वर ने सारा दे रखा और हमने भी कमा रखा है, हम चाहते हैं कि हमारे तो उसने बोला कि अब इतना ही है सर, तो कहीं नहीं कुछ गरीब लोगों का भोजन का व्यवस्था करा देते। वो एक अलग मुद्दा हो जी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरे बात पे जा रहा हूं। तो क्या मेरा संदेह है कि बिना मास्क पहने 90-99% लोग रह रहे हैं और कोरोना 90-99% लोगों को नहीं पकड़ा है। तो क्या मास्क एक दिखावा है या हर 90% लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है? लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया है फिर भी उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं कल एक समाचार चैनल पर कार्यक्रम देख रहा था, क्योंकि अब कोरोना के बाद तो सारे विशेषज्ञ चैनलों पर आने लगेंगे, अब सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद हो जाएगी और कोरोना वाले लोग बोलेंगे, क्योंकि हमारे समाचार चैनल वाले दुखी करने हद तक आपको वो चीज परोसते रहेंगे जब तक आप दुखी होकर के चैनल अपना टीवी बंद ना कर दें। तो बड़े बड़े अस्पताल के नामी गिरामी डॉक्टर आए थे, दिल्ली की बड़ी बड़ी अस्पतालों के डॉक्टर थे, जो बड़ा बड़ा सफदरजंग, राम मनोहर जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टर थे, सरकारी अस्पताल के थे। तो उनके उस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने अस्पताल का ऑक्यूपेशन बढ़ाने के लिए इस तरह की कोई गतिविधि करेंगे, क्योंकि वो लोग तो फ्री सेवा और सेवा भावना से इलाज करते हैं। इस बात का तो मुझे पूर्ण भरोसा है। तो एक विद्यार्थी ने बोला कि सर क्या ये अब हर बार करना पड़ेगा इम्यून सिस्टम के लिए कि अभी एक बूस्टर आया, फिर वो फलाना बूस्टर, फिर नया बूस्टर, फिर नया बूस्टर? तो जो डॉक्टर साहब ने बोला वो मेरे को और संदेह के घेरे में डाल दिया, या ये कहे कि मुझे चिंतित कर दिया। उन्होंने बोला कि जो आपका पहला इम्यून सिस्टम था वो 2-3 महीना के बाद वो उसकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। तो मतलब आपको हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो क्या अब के पहले हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम नहीं था, हम भगवान के भरोसे थे, या ये जो कोरोना वायरस वो इतना ज्यादा समझदार हो गया कि वो उसी शरीर की पहचान कर रहा है जहां कोरोना का टीका लगे हुए 6 महीना हो गए? ये मेरा संदेह का कारण है। और इस पर इसका निवारण तो वैज्ञानिक करेंगे, डॉक्टर करेंगे, या देश का नेता और नेतृत्व करेगा। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुद्दे पर ध्यान किसी की नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो यथार्थ है और यथार्थ के आसपास भी है।
क्योंकि चिकित्सीय ज्ञान मेरे पास नहीं है, वैज्ञानिक का शोध मैंने नहीं किया है, हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन फिर भी इस पर वैज्ञानिक शोध मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कर सकता। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो समाज में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जो समाज की आशंकाएं आगे आ रही हैं, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। सवाल तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो अकाट्य है। आप भी देखे होंगे कि आप शहर बाजार में जाते होंगे तो वो कपड़े से चेहरा ढका गया या मास्क बना हुआ 5-5 रुपये वाला लोग लेके चल रहे हैं, और डॉक्टरों ने जिस मास्क की बात कही थी वो ये 5 रुपये वाला मास्क नहीं है। तो क्या मास्क सिर्फ दिखावा है, उससे कुछ होने जाना नहीं है, या ये बीमारी ही दिखावा है, सिर्फ बेची जा रही है? सोचना है आपका काम है, और संदेह का निवारण करना सरकार, वैज्ञानिक और डॉक्टरों का काम है। हम उनका काम उन्हीं को छोड़ते हैं, और हम आपको जय श्री राम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, और आप स्वस्थ रहें ऐसी मंगल कामना करते हैं। जय हिंद।